हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला है संक्षेपण क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता और इसके प्रकार। ठीक है, और संक्षेपण का विधि बताएंगे आपको हम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि संक्षेपण होता क्या है। तो संक्षेपण का मतलब होता है दोस्तों, बड़ा चीज़ों को छोटा कर देना। ठीक है, बड़े चीज़ों को छोटा कर देना। आप लोग पढ़े होंगे प्रेसिस राइटिंग। ठीक है, बड़ा चीज़ों को छोटा करना मतलब कोई अगर 10 लाइन में है ना, कोई भी चीज़ अगर 10 लाइन में है तो उसके सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही 3 लाइन में लिख देना, 1/3 भाग में। अगर मान लो 100 लाइन में लिखा हुआ है तो उसको आपको 30 लाइन में लिख देना है, 1/3 भाग में। ठीक है, बड़ा को छोटा कर देना ही संक्षेपण कहलाता है। आप लोग सुने होंगे संक्षेप में बताइए, शॉर्टकट में बताइए, वही हमारा संक्षेपण होता है। संक्षेपण का अर्थ है सार। सार मतलब शॉर्टकट, अर्थात किसी दिए हुए लेख, अगर कहीं आपको लेख दिया हुआ है या तो कोई टिप्पणी दिया हुआ है, या कोई अनुच्छेद दिया हुआ है या कोई निबंध दिया हुआ है, वो सभी को संक्षिप्त करना यानी छोटा करना, सार निकालना, उसका मतलब इम्पोर्टेंट सार निकालना। ठीक है, संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण से आशय है दिए हुए लेख के मुख्य विचार, तर्क आदि को कम से कम शब्दों द्वारा श्रोता तक पहुंचाना। श्रोता मतलब जिसको हम सुना रहे हैं उस तक कम से कम शब्दों में, यानी जो भी संक्षेपण हमें दिया गया है, जो भी लेख हमें दिया गया है, उसको क्या करना है, मुख्य विचार यानी जो मेन विचार है, वही मेन जो तर्क है, वही सब चीज़ों को कम से कम शब्दों में श्रोता तक हमें पहुंचाना है। यानी जिसको हम बता रहे हैं, सुनने वालों तक क्या करना, हमको पहुंचाना कम से कम शब्दों में। ठीक है, यानी कोई भी निबंध, कोई भी लेख, कोई भी अनुच्छेद को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना संक्षेपण कहलाता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार का और भी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे एक बार चेक कीजिए, आपको आपके क्लास से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा 2 को पॉइंट देख लेते हैं संक्षेपण से रिलेटेड। देखिए, किसी विस्तार से लिखे गए विषय, मामले अथवा आदि को संक्षेप में लिखकर यानी छोटे रूप में लिखकर प्रस्तुत कर देना सार लेखन या तो फिर संक्षेपण कहलाता है। इसका 2 नाम है, सार लेखन या संक्षेपण। यानी कोई भी विषय अगर विस्तार रूप से लिखा हुआ, बड़े रूप से लिखा हुआ है, तो उसको संक्षेप में लिख देना यानी छोटे रूप में लिख देना सार लेखन कहलाता है या संक्षेपण कहलाता है। सार लेखन संक्षेपण दोनों एक ही है। पॉइंट नंबर 2, देखिए वही सब चीज़ यहाँ पे बताया गया, सब एक ही चीज़ है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज किया जा रहा है ताकि थोड़ा पेज भी तो भरना है ना हमको। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें अनावश्यक बातें यानी जो फालतू की बातें हैं, संदर्भ, तर्क, वितर्क आदि को हटा दिया जाता है। यानी जो अनावश्यक बातें होते हैं, अनावश्यक शब्द होते हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं होती है, उसको हटा दिया जाता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मूल विचार यानी इम्पोर्टेंट विचार, इम्पोर्टेंट तथ्यों को, इम्पोर्टेंट भावों को ही रखा जाता है। इसके अलावा जो फालतू की चीज़ें होता है उसको रखा नहीं जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझे कि संक्षेपण का अर्थ क्या होता है और संक्षेपण से रिलेटेड 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। अब बात करते हैं संक्षेपण की परिभाषा का। अब संक्षेपण की परिभाषा हम लोग तो अपने तरीक़ा से यहाँ पे बता दिए संक्षेपण का अर्थ। ठीक है, अब संक्षेपण का जो परिभाषा है ना, वो कुछ विद्वानों के द्वारा देखेंगे, जो कुछ विद्वान, कुछ महान लोग संक्षेपण के बारे में क्या बताए हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए संक्षेपण की प्रमुख परिभाषाएं हैं। एक हमारे विद्वान हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल, तो देखेंगे इसने संक्षेपण के बारे में क्या बताए हैं। और दूसरा है हमारे JBC बर्नार्ड। ठीक है, इसने संक्षेपण के बारे में क्या बताएं। ठीक है, ये 2 हमारे विद्वान हैं। तो देखिए डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल ने क्या बताया है संक्षेपण के बारे में। तो इन्होंने बताया कि संक्षेपण एक स्वतःपूर्ण रचना होती है। स्वतःपूर्ण रचना होती है, उसमें मूल अवतरण की सभी आवश्यक बातों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल का ये कहना है, इन्होंने ये बोले कि जो संक्षेपण होता है ना, वो क्या होता है, मूल विषयों यानी कि जो आवश्यक बात होता है ना, उसका एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर देना, यानी कि जो आवश्यक बातें होता है, कोई भी लेख का, कोई भी टिप्पणी का, कोई भी अनुच्छेद का, आवश्यक बातों को, जो उसमें आवश्यक बातें है उसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर देना। संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में प्रस्तुत कर देना, यही हमारा संक्षेपण है। ये कहना है डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल जी का। ठीक है, अब देखते हैं JBC बर्नार्ड
के अनुसार। तो इन्होंने ये बताया कि जो संक्षेपण है वो किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का सुनियोजित संक्षिप्त इतिवृत्त है। मतलब संक्षेपण, इनका भी वही कहना है कि जो संक्षेपण है ना वो किसी भी लिखित सामग्री, जो लिखी हुई सामग्री ना उसके आधारभूत तथ्य यानी इंपॉर्टेंट चीज़ों का ही सुनियोजित संक्षिप्त यानी छोटे इतिवृत्त है, यानी छोटे रूप है। तो ये दो विद्वान हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। अब हम जो यहाँ पे अर्थ दिए अपने से ओ, और यहाँ पे दो विद्वानों ने जो संक्षेपण का परिभाषा दिए ओ, ये चारों तीनों को मिला करके ऊपर जो हम अर्थ बताएं वो, और यहाँ पे जो विद्वान ने इनके बारे में परिभाषा दिए वो, उन सभी को मिला करके हम लास्ट में एक पॉइंट कह सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर, यानी कि जो ऊपर परिभाषा दिए गया है, ऊपर जो भी हम लोगों ने पढ़ा लिखा, उसके आधार पर हम सरल तरीके से कह सकते हैं कि अनावश्यक बातों को लगभग हटाकर, यानी जो फालतू की बातें उसको हटा देना है और लगभग उसके 1/3 शब्दों में उसकी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बातों को व्यक्त कर देना ही संक्षेपण कहलाता है। मतलब जो भी अनुच्छेद में, लेख में अनावश्यक बातें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको लगभग हटा देना, और जितना लाइन में लिखा गया है कोई भी लेख, कोई भी अनुच्छेद, उसके 1/3 शब्दों में ही सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को व्यक्त कर देना। हम आपको बताए थे ना 1/3 मतलब होता है अगर 3 लाइन दिया गया है तो आपको 1 लाइन में व्यक्त करना है, अगर 100 लाइन दिया गया है तो आपको 30 लाइन में व्यक्त करना है, 10 लाइन दिया गया तो 3 लाइन में व्यक्त करना है, ऐसे करके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं 1/3, ठीक है। मतलब जितने भी लंबा दिया गया उसको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही 1/3 में लिख करके ख़त्म कर देना। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने देखा संक्षेपण का अर्थ, परिभाषा, ठीक है। अब देखते हैं संक्षेपण की विशेषताएं, या तो फिर संक्षेपण की लाभ भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, अगर वहाँ पे देता है तो देखते हैं संक्षेपण की विशेषताएं क्या है। तो संक्षेपण की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, संक्षेपण का पहला गुण विस्तार से बचना है। देखिए संक्षेपण का जो पहला गुण होता है ना वो इसमें ये होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, विस्तार से बचते हैं। इसमें ज़्यादा लंबा विस्तार नहीं होता है, इसमें छोटा होता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बात होते हैं, और अनावश्यक और अप्रासंगिक अंशों के लिए इसमें बिल्कुल स्थान नहीं होता है। और जो फालतू की बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं, जो अप्रासंगिक अंश है उसको हटा दिया जाता है। दूसरा इसका हम देखते हैं विशेषता, अनावश्यक तथ्यों को काट छांट करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि कथन का मूल भाव नष्ट ना हो। देखिए अब दूसरा पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि इसमें तो इंपॉर्टेंट बात ही रखते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसमें अनावश्यक तथ्यों को जो काट छाट हम लोग कर रहे हैं, फालतू की बातों को जो हम लोग काट छाट कर रहे हैं, उसके चक्कर में कहीं इंपॉर्टेंट भाव को नष्ट ना हो जाए। इस चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग काट छाट कर रहे हैं, 10 लाइन को 3 लाइन में लिख रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो इंपॉर्टेंट बात है उसका वो कट जा रहा है, वो नहीं कटना चाहिए। तीसरा पॉइंट है विचारों का प्रवाह बना रहना चाहिए। विचारों का प्रवाह मतलब होता है कि जितना हम 10 लाइन में जो हमको एक पढ़ने में इंटरेस्ट मिल रहा है उतना ही इंटरेस्ट 3 लाइन में भी आना चाहिए। ये नहीं कि आप काट दिए तो अटपटांग लग रहा है पढ़ने में, नहीं, उसका प्रवाह बना रहना चाहिए। उसका एक लगातार जो कर्म होता है यानी क्रमबद्धता खंडित नहीं होना चाहिए, क्रमबद्धता को टूटने नहीं देना है, क्रमबद्धता जुड़े रहना देना है उसमें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद चौथा है संक्षेपण में स्पष्टता आवश्यक होना चाहिए, एकदम स्पष्ट बात पता चलना चाहिए। ये नहीं कि समझने में दिक्कत हो रहा है, विचारों में कहीं उलझन पैदा नहीं होना चाहिए। विचार में जो होता है संक्षेपण में कहीं उलझन पैदा नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है संक्षेपण की भाषा सरल होनी चाहिए। जो संक्षेपण होती है इसकी भाषा बिल्कुल सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए, और संक्षेपण ना तो अत्यंत छोटा यानी बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि 1/3 होना चाहिए, ठीक है, यानी 10 लाइन का 3 लाइन के रूप में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं छठा पॉइंट। तो छठा पॉइंट में बताया जा रहा है कि संक्षेपण में एक ही भाव या विचार को बार बार दोहराने से पुनरावृत्ति दोष होता है। देखिए मतलब जो संक्षेपण होता है ना उसमें एक ही भाव को बार बार नहीं दोहराना है। इससे क्या होता है, पुनरुक्ति यानी बार बार जो भाव होता है उसको दोहराने का दोष बढ़ जाता है। इसलिए संक्षेपण में बार बार एक ही बात को दोहराया नहीं जाता है, ठीक है। संक्षेपण की कला कम से कम शब्दों में निखरती है। देखिए यहाँ पे ये कहना है कि जो संक्षेपण की कला है ना, जो संक्षेपण की चमक है ना, वो कम से कम शब्दों में निखरती है। जितना कम शब्द होगा उतना ही अच्छा संक्षेपण होता है। अब देखते हैं संक्षेपण की विधि। विधि का मतलब होता है संक्षेपण किस तरीका से लिखा जाता है, इसका लिखने का विधि क्या है। तो देखिए संक्षेपण का जो विधि है वो निम्नलिखित है। पहला, मूल अनुच्छेद को अच्छी तरह
या एक या दो बार पढ़कर कथ्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। मूल अनुच्छेद का मतलब हो गया यानी कि आपको अनुच्छेद दिया गया है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना, और मूल अनुच्छेद यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अच्छी तरीक़े से एक या दो बार हमको पढ़ करके उसके कथ्य के बारे में समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, मतलब उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। ठीक है, फिर दूसरा, एक या दो बार खंड खंड करके मूल अनुच्छेद की जरूरत बातों तथा तथ्यों को रेखांचित कर लेना चाहिए। मतलब देखो, अगर मान लो 10 लाइन का है तो उसको 5-5 लाइन में 2 खंड में हम लोग बांट लेंगे, और उसमें जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको रेखांकित कर लेंगे, यानी उसको चिन्ह डाल देंगे, तब हमें इंपॉर्टेंट बात पता चलेगा, तभी हम लोग 10 लाइन से 3 लाइन में कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा, उदाहरणों, पुनरावृत्तियों, लोकगीतियों तथा असंगत और अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए, यानी कि जो महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। चौथा, संक्षेपण हमेशा अन्य पुरुष में ही लिखा जाना चाहिए। अन्य पुरुष का मतलब होता है दोस्तों कि तीसरे, थर्ड पर्सन, यानी कि देखिए, हाँ, एक तो होता है, देखिए मान लिया जाए कि हम आपको कोई कहानी सुना रहे हैं, तो हम होंगे सुनाने वाले, आप होंगे सुनने वाले, तो जो हम संक्षेपण जो कहानी सुना रहे हैं वो किसी और के बारे में होगा। मान लो कि मैंने कहानी बहुत सुना है, मतलब 1 घंटा का कहानी, और हम आपको 10 मिनट में सुनाएंगे, तो वो जो कहानी हो गया, क्या वो मेरा है, क्या वो आपका है, नहीं, किसी और का है, यानी वो अन्य पुरुष का है। तो हिंदी में थर्ड पर्सन अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, यानी वो किसी और का है जो कि मैं आपको सुना रहा हूँ, यानी कि तीसरा आदमी समझो। तो हम पहला आदमी बोलने वाले हो गए, आप दूसरा आदमी सुनने वाले हो गया, हम कहानी बता रहे हैं तीसरा आदमी के बारे में। तो वही बताया जा रहा है कि संक्षेपण हमेशा अन्य पुरुष में ही लिखा जाना चाहिए। पांचवा, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। सातवां, अपनी तरफ से किसी भाव अथवा विचार को नहीं जोड़ना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने तरीक़े से झूठ को ऐड कर दे रहे हैं। 10 लाइन में लिखा गया है कुछ कुछ के बारे में, और आप वहाँ पे 10 से 3 लाइन में आप अपने तरीक़े से कर दे रहे हैं। नहीं, उसी चीज़ों के बारे में आपको बताना है जो चीज़ वहाँ पे आपने देखा है, जो चीज़ वहाँ पे लिखा है। ये नहीं कि अपने तरीक़े से कुछ ऐड करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 7वां पॉइंट है, कभी कभार संक्षेपण के लिए शब्दों की संख्या दी गई होती है, उसका अथासंभव पालन करना चाहिए। कभी कभी वहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है, संक्षेपण कि आपको इतना ही शब्दों में लिखना है, तो उसका भी आपको पालन करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपको 100 वर्ड में लिखने के लिए बोला गया और आप वहाँ पे 150-200 वर्ड में लिख दिए। ठीक है, तो कभी कभी संक्षेपण के शब्दों की संख्या दी गई होती है, उसी को हमको क्या करना है, पालन करना है। उसके बाद लास्ट हमारा है 8वां नंबर, संक्षेपण का आकार मूल अनुच्छेद के आकार का 1/3 होना चाहिए। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मूल अनुच्छेद होता है, यानी मेन जो अनुच्छेद दिया गया होता है 10 लाइन का, वो आपको 1/3 में कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों संक्षेपण के प्रकार। तो संक्षेपण के टोटल 4 प्रकार होते हैं। पहला स्वतंत्र संक्षेपण। स्वतंत्र संक्षेपण जो होता है वो हम लोग स्कूलों में यूज करते हैं, कॉलेजों में यूज करते हैं, जहाँ पे पैसेज दिया रहता है, प्रेसिस राइटिंग दिया रहता है 10 लाइन का, उसको हम लोग छोटे में करके 3 लाइन में करते हैं, नोट्स आप लोग बनाए होंगे। ठीक है, ऐसे करके। तो यह संक्षेपण का एक सामान्य प्रकार है। ये भी स्वतंत्र संक्षेपण एक संक्षेपण का ही प्रकार है, जिसमें किसी लेखांश मतलब होता है पैसेज का संक्षेप कराया जाता है। संक्षेप मतलब छोटा कराया जाता है, जैसे स्कूलों, कॉलेजों और पाठ्य पुस्तकों आदि में। ठीक है, इसको ही संक्षेप के नाम से जाना जाता है। इसे स्वतंत्र संक्षेप कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हो गया प्रवाहमान संक्षेपण। प्रवाहमान संक्षेपण दे, प्रवाहमान का मतलब ये होता है दोस्तों रुकना नहीं, चलते जाना। ठीक है, प्रवाहमान का मतलब होता है बहते जाना। ठीक है, अब ये क्या, देखिए, जब कार्यालय में निस्तारण, इसका मतलब होता है समाधान के लिए ऐसा विषय आता है जिसमें पहले से पत्राचार हो रहा हो, या पहले कुछ निर्णय हो चुका हो, या आदेश आदि दिए जा चुके हो, तब उन पूर्वागामी पत्रों, निर्णय आदि का प्रवाहमान संक्षेपण करके टिप्पणी के साथ रख दिया जाता है। वह प्रवाहमान संक्षेपण फाइल के साथ अलग अलग कवर में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए जाए को कार्यालय है, वहाँ पे किसी का मान लीजिए कि केस चल रहा है। ठीक है, अब केस चल रहा है तो बार बार मान लीजिए अब वो मेरा मैटर सुन लिया कि मेरे घर में ये हुआ था, ज़मीन का लड़ाई था, ये वो पूरा सुन लिया गया था। ठीक है, तो क्या फिर से जब कभी ऐसा होगा कोई प्रॉब्लम, तो फिर से वो सुना जाएगा? जब मेरा फाइल निकाला जाएगा तो क्या फिर से वो इतना लंबा चौड़ा सुना जाएगा? बिल्कुल नहीं। मान लो कोई नया अधिकारी आ गया, तो फिर क्या वो मेरे बारे में इतना सुनेंगे? कल फिर अधिकारी चेंज हो गया तो फिर इतना सुनेंगे? नहीं, बल्कि फर्स्ट में मेरे इतना बड़ा बातों को छोटा बना करके फाइल में एक रख दिया गया। ठीक है, फाइल के साथ कवर करके रख दिया गया। अब अगले अधिकारी उसको पढ़ेंगे, देखेंगे हाँ ऐसे ऐसे मैटर था, सॉल्व हो रहा है तो वो करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर से एक कागज़ बना करके मेरा ही फाइल में एक अलग कवर में बना करके रख देंगे कि सेकेंड बार में इसका मुद्दा यहाँ तक पहुँचा, थर्ड बार में इसका मुद्दा यहाँ तक पहुँचा। मतलब उसको बड़ा से धीरे धीरे छोटा छोटा करते ही जाएंगे और ये रुकते नहीं हैं।
तो इसको बोलते हैं प्रवर्तमान संक्षेपण। और ये कार्यालय में ही किया जाता है। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम होगी, उसके समाधान के लिए कोई ऐसा विषय आ जाता है जिसमें पहले से ही काम उसमें चल रहा है, या तो पहले से ही कोई निर्णय हो चुका है, या पहले से ही कोई आदेश दिए जा चुके हैं, और तब पूर्वागमी पत्रों, निर्णय आदि का प्रवर्तमान संक्षेपण करने टिप्पणी के साथ रख दिया जाता है। तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको छोटा रूप करके, उसको जो भी आदेश या निर्णय दिया गया था उसको छोटा करके फाइल में कवर के साथ रख दिया जाता है। ठीक है, वह प्रवर्तमान संक्षेपण फाइल के साथ अलग कवर में रखा जाता है। ठीक है, मान लिया जाए कि मेरा एक फाइल है, तो जैसे जैसे मेरा मुद्दा बढ़ते गया उसको अलग अलग कवर में करके रखते गए, तो ये होता है प्रवर्तमान संक्षेपण। ठीक है, तीसरा है तालिका संक्षेपण। देखिए ये बहुत दिनों से चले आ रहा है। ठीक है, ये जो संक्षेपण है ये बहुत दिनों से चले आ रहा है। इसको क्या होता है पता है, ये लंबे पत्राचार के संक्षेपण में एक से अधिक वैज्ञानिक पद्धति की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें क्या होता है पता है, एक से अधिक वैज्ञानिकों की क्या होती है, सहायता लेनी पड़ती है। ये नहीं कि एक ही वैज्ञानिक बड़ा को छोटा कर दिया, नहीं। मान लिया जाए मुझे कोई भी चीज़ पर विचार करना है, तो एक ही वैज्ञानिक बोल देंगे नहीं ये ऐसे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिकों का मुझे क्या करना पड़ता है, उसका विचार लेना पड़ता है, और उसको अलग अलग कॉलम में अलग अलग वैज्ञानिकों का लिखा जाता है, अलग अलग उसका सार लिखा जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं, और फिर लास्ट में इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, और इसका लिखने का तरीका है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाया जाता है। क्षैतिज मतलब होता है एक लंबा लाइन खींचा जाता है नीचे से और एक ऊपर से, जैसे कि आप लोग यहाँ पे कॉलम देख रहे हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है एक नीचे लाइन एक ऊपर लाइन। ठीक है, और इसमें कुल 6 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम में कर्म संख्या होता है, दूसरा में होता है पत्र संख्या, तीसरा में होता है दिनांक, चौथा में होता है प्रेषक, और पांचवा में होता है प्रेषिती प्रापक। ठीक है, प्रेषिती प्रापक, और चौथा ये नेक्स्ट होता है विषय वस्तु। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये वाले। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चौथा सौतापूर्ण संक्षेपण। ये सौतापूर्ण संक्षेपण क्या है, तो मंत्रिमंडल की परिषद के सामने चर्चा या निर्णय के लिए विभागों से जो विषय प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें प्रत्येक के साथ सौतापूर्ण संक्षेपण प्रस्तुत किया जाता है। देखिए मंत्रिमंडल हो गया, तो मंत्रिमंडल की परिषद के सामने, जो मंत्रिमंडल होता है उसके परिषद के सामने कोई चर्चा या कोई निर्णय के लिए विभाग द्वारा, उसके जो विभाग है उसके द्वारा जो मंत्रिमंडल या परिषद को कोई जो विषय वस्तु देते हैं वो छोटा रूप करके ही देते हैं उसको। ठीक है, मान लीजिए कि शिक्षक हो गया, प्रिंसिपल हो गया, वो अपना फाइल मांग रहे हैं, तो टीचर का कर्तव्य है कि कोई भी चीज़ उसको छोटा करके देंगे। वैसे मंत्रिमंडल की जो परिषद के सामने कोई भी जब चर्चा या निर्णय के लिए जब कुछ होता है तो विभागों, जो उसके विभाग होते हैं ना, अलग अलग विभाग, वो क्या करते हैं, विषय वस्तु किए जाते हैं, और उसमें प्रत्येक के साथ सौतापूर्ण संक्षेपण प्रस्तुत किया जाता है, छोटे रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए दोस्तों इसके प्रकार के साथ में, और यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि खत्म हो गया। आपको कहाँ पे समझ में आया नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम अपने लैंग्वेज से समझाते हैं, थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।